हॉरर स्टोरीज हूर कहानी ऑफिशियल। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल हूर कहानी ऑफिशियल में। आज आपको मैं एक आसेबी बंगले की कहानी सुनाने जा रही हूँ क्योंकि नहायत दहशतनाक कहानी है। तो चलिए अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हूर कहानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की जानिब। हम लोग इन दिनों बहुत परेशान थे। बात यह थी कि मालिक मकान ने हमें घर खाली करने का नोटिस दे दिया था। मेरे वालिद सरकारी मुलाजिम थे, तनख्वाह बस इतनी थी कि गुजर औकात हो जाती थी। मैं भी ज़ेरे तालीम था, मुझसे 2 छोटी बहनें थीं, वो भी स्कूल पढ़ रही थीं, लिहाजा आमदनी का कोई दूसरा वसीला नहीं था। ऐसे में अपना घर बनाना तो दूर की बात थी, कोई माकूल घर किराए पर भी नहीं ले सकते थे। मौजूदा घर हमारे पास गुज़श्ता 15 बरस से था। मालिक मकान वक्फे वक्फे से किराया बढ़ाता रहा था, मगर उसे भी अंदाज़ा था कि अब्बा की तनख्वाह कितनी है, फिर आपस में हमारे ताल्लुकात भी थे। इस बिना पर भी मालिक लिहाज करता था, मगर कब तक। आखिर उसे यही तरकीब सूझी कि मकान खाली करवा कर उसमें कुछ रद्द बदल करके नए किराएदारों को ज्यादा किराया पर दे दे। दूसरा फायदा उसे ये था कि एडवांस की माकूल रकम मिल जाती। हमसे तो उसने कोई रकम नहीं ली थी। अब्बा को भी एहसास हो गया था कि मालिक मकान क्या चाहता है। अब्बा इस पोजीशन में नहीं थे कि मुँह मांगा किराया अदा कर सकते, सो उन्होंने भी उसमें आफियत जानने के कोई और मकान तलाश कर लें। जिस मकान में हम रह रहे थे वो पुरानी तर्ज का था, नक्शा भी आम सा था। अम्मी को हमेशा यही ख्वाहिश रही कि किसी खूबसूरत से घर में रहें, मगर ये ऐसी ख्वाहिश थी जिसका पूरा होना नामुमकिन नजर आता था। अब जो नए मकान की तलाश शुरू हुई तो अम्मी की ख्वाहिश ने फिर से सर उठाया। मुझे बड़ा दुख होता था कि अम्मी सुबह से शाम तक हम लोगों की खिदमत करती रहती, कभी अच्छा पहना ना अच्छा खाया, छोटी छोटी नासूदा ख्वाहिशों के जाल में जकड़ी रही हैं। वो इस पुरानी तर्ज के घर को भी सजाती संवारती रहती थी। आंगन कच्चा था, मगर अम्मा ने पानी छिड़क छिड़क कर सीमेंट जैसा बना दिया था। दीवारों के साथ साथ गुलाब मोतिया के पौधे और दीवार पर चंबेली चढ़ी हुई थी। बरामदे में गलमों पर केरू फेरू कर इसमें बासदा बहार पौधे लगाकर इसको सजाया हुआ था। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि अल्लाह मियाँ कभी इनको दिन भी फेरे और इन्हें भी खूबसूरत घर मिल जाए। ये ऐसी ख्वाहिश थी जो अक्सर उनकी ज़बान पर आ जाती थी। अब्बा इसकी ख्वाहिश से चिढ़ जाते और अक्सर ही दोनों में तलखलामी हो जाती थी। अब मालिक मकान ने जब मकान खाली करवाने का तहिया कर ही लिया तो नाचार अब्बू को नया घर ढूंढना पड़ा। अब्बा चाहते थे कि घर ऐसी जगह हो जहां से मेरा कॉलेज और बहनों का स्कूल नजदीक पड़े, बस स्टॉप भी दूर ना हो और मार्केट भी करीब हो, आबादी भी अच्छी हो। ये तमाम खूबियां किराए के मकान में नहीं हो सकती थी। मैं अब्बा के साथ सुबह शाम घर देखने जाता था। जब कभी मैं निकलने लगता अम्मी आहिस्ता से कहती, घर अच्छा बना हुआ हो। मैं इस बात में सर हिलाता और दिल में ठान लेता कि जल्द से जल्द पढ़ लिख कर जो काम करूंगा वो ये होगा कि एक अच्छा सा घर बनाऊं, ऐसा घर जो अम्मी के उमंगों पर पूरा उतरे। अब्बा तो ये काम जिंदगी भर नहीं कर सकेंगे। बदनसीबी से हम जहां भी घर देखने गए, अगर घर अब्बा की ख्वाहिशों के मुताबिक हो तो किराया इतना ज्यादा होता कि अब्बा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अगर किराया कम होता तो मुर्गी के डब्बे जैसा फ्लैट या मकान मिलता, ऐसा खराब कि जिसमें रहने का तसव्वुर न किया जा सके। जिस दौरान हम घर ढूंढ रहे थे अब्बा की मुलाकात एक शख्स से हुई जो एक स्टेट एजेंसी का मालिक था। उसने कहा कि उसके पास कई मुनासिब घर किराए पर मौजूद हैं और मुनासिब किराए भी उनका है। एक घर की तो उसने इतनी तारीफ की कि वो बहुत खूबसूरत और बिल्कुल नया मकान है। जिन लोगों ने वो घर बनवाया था वो अमेरिका चले गए हैं और हदायत कर गए हैं बेशक ज्यादा किराया न लेना, मगर ऐसे लोगों को देना जो घर रखना जानते हों। वो तो चौकीदार रख कर जा रहे थे, मगर मैंने मशवरा दिया कि चौकीदार भी घर की हिफाजत नहीं कर सकेगा। आजकल चौकीदार चारपाइयां तोड़ते रहते हैं और घर गफलत की नजर हो जाता है। बच्चे शीशे तोड़ देते हैं, दीवारों से कूदकर फूल पौधे उजाड़ देते हैं। उसने मजीद बताया कि घर बहुत ही अच्छा है, बस आबादी से जरा सा दूर है। थोड़ा सा पैदल चलने के बाद स्टॉप मौजूद है और बाजार वगैरह भी। अब्बा का ख्याल था कि जैसा घर वो बता रहा है उसका किराया बहुत ज्यादा होगा, फिर आबादी से दूर होगा तो मेरी बहनों और मुझे स्कूल जाने में दिक्कत होगी। अब्बा तो अपनी 20 साल पुरानी बाइक पर ऑफिस चले जाते थे। अब्बा ने इनकार करना चाहा तो वो शख्स सर हो गया कि आप आए तो सही, एक नज़र घर देख लें, फिर किराया पूछिएगा। अगर आपकी मर्जी के मुताबिक ना हुआ तो बेशक ना लें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आखिर कुछ रोज़ बाद हर जगह से मायूस होकर मैं और अब्बा इस इलाके में पहुंच गए जहां वो घर मौजूद था। इस इलाके से कुछ दूर उस शख्स की स्टेट एजेंसी थी जहां हम पहुंचे।
تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ کوئی چھوٹا موٹا گھر نہیں تھا بلکہ وہ بہت خوبصورت بنگلہ تھا۔ باہر یہاں سے وہاں تک لان تھا، پودے تھے، ہر طرف پھول پودے تھے، مگر دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے لمبی گھاس ہو گئی تھی اور تقریباً پودے سوکھ گئے تھے، مگر گھر بہت شاندار تھا۔ 3 بیڈ رومز، ڈرائنگ روم، امریکن کچن، ٹائلز لگے باتھ رومز، ان میں خوبصورت ٹب اور جدید طرز کے نلکے اور شاور لگے ہوئے تھے۔ یہ تم ہمیں کہاں لے آئے بھائی؟ ابا سٹ پٹا کر بولے، ہم اس قابل نہیں کہ اس بنگلے کا کرایہ ادا کر سکیں، ہمیں تو کوئی چھوٹا موٹا گھر چاہیے۔ یہ محل ہم کیا کریں گے صاحب؟ آپ کو بتایا نا کہ مالک مکان اس کے کرائے کی فکر میں نہیں ہے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اس گھر کی دیکھ بھال ہوتی رہے، ورنہ انہیں تو الٹا چوکیدار کو پیسے دے کر رکھنا پڑتا۔ آپ جتنا کرایہ اس گھر کا دے رہے ہیں جہاں آپ رہتے ہیں اتنا ہی دے دیجیے گا، میں مطمئن ہو جاؤں گا کہ میں نے گھر کسی شریف آدمی کے حوالے کیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں تو اس مکان کے صرف 1500 دیتا ہوں۔ ابا نے چپتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ 1500؟ وہ آدمی ذرا چپ ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ لوگ گھر کی دیکھ بھال تو صحیح رکھیں گے نا؟ بعض لوگ گھر کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ دراصل مجھے میرے دوست نے بتایا تھا کہ آپ کی وائف نے گھر بہت اچھا رکھا ہوا ہے۔ اس شخص نے ابا کے ایسے دوست کا حوالہ دیا جو اتفاق سے اس کا بھی جاننے والا تھا، اور اسی نے اس شخص سے ملاقات کروائی تھی۔ ٹھیک ہے ابا، گھر اچھا ہے، امی تو کتنا خیال رکھتی ہیں گھر کا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی، شام کو امی کو لے کر آئیں گے، وہ گھر دیکھ کر خوش ہو جائیں گی۔ میں بائک پر فرح اور صبا کو اسٹاپ تک چھوڑ دیا کروں گا، میرے لیے تو اسٹاپ زیادہ دور نہیں ہے۔ اور کیا جوان بچے ہو، اس شخص نے فوراً کہا۔ ابا سوچ میں پڑ گئے، اس کے سوا چارہ بھی نہیں تھا اور کوئی دوسرا گھر دستیاب بھی نہیں تھا، تو کرایہ بہت زیادہ تھا۔ ٹھیک ہے، میں کل آ کر بتاؤں گا، ابا نے جواب دیا۔ میں راستے بھر ابا کو قائل کرتا رہا کہ ابا گھر بہت اچھا ہے، آس پاس اور بھی گھر بن رہے ہیں۔ پھر مالک مکان طویل عرصے کے لیے باہر گئے ہیں، فی الحال 4-5 برس تک آنے کی امید نہیں ہے۔ اس عرصے میں نوکر ہو جاؤں گا تو ہم اپنا گھر لے لیں گے۔ دراصل میں چاہتا تھا کہ امی خوش ہو جائیں۔ گھر پہنچ کر سب سے پہلے میں نے امی کو خوشخبری سنائی۔ امی تو ایک دم پرجوش ہو گئیں، اندھیرا نہ ہو جاتا تو میں ابھی چلی جاتی۔ وہ خوش ہو کر بولی، ابا کسی کام سے باہر گئے؟ تو میں نے دل کھول کر اس گھر کی تعریفیں کی اور ایک ایک چیز کی تفصیل بتائی۔ اماں ساری تفصیل سن کر بہت خوش ہوئیں اور کہنے لگی، میں نے کچھ پیسے جوڑ رکھے ہیں اور کمیٹی بھی ڈال لی ہے، مگر لمبی ہے، جلدی مل جائے گی۔ ہم ان پیسوں سے ڈرائنگ روم کے لیے سامان خرید لیں گے۔ امی بڑی دیر تک خواب بنتی رہیں اور میں بھی خوش ہوتا رہا، چھوٹی بہنیں بھی خوش ہو رہی تھیں۔ اگلے روز امی، دونوں بہنیں اور میں ایک ٹیکسی میں ابو کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ابو نے رات کو بھی کئی بار یہ بات کی کہ گھر آبادی سے کافی دور ہے اور راستے میں بھی یہی کہتے رہے۔ میں حیران تھا کہ ابا کو دوسرا گھر نہیں مل رہا، پھر بھی اس گھر میں برائیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ بہرحال ہم سب وہاں پہنچے تو امی کی باتیں کھل گئیں، بہنیں بھی بہت خوش ہوئیں۔ ایک بہن بولی، ہاں یہاں پڑھنے میں کتنا مزہ آئے گا۔ دوسری بولی، شام کو بیڈمنٹن بھی کھیلیں گے۔ امی تو بار بار اندر باہر چکر لگا رہی تھیں، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا خوبصورت گھر ان کو مل جائے گا۔ وہ بولی، ایسا گھر تو جنگل میں بھی ہو تو میں بخوشی رہ سکتی ہوں۔ پھر ان کی نگاہ ساتھ والے پلاٹ پر پڑی، وہاں بھی ایک نامکمل گھر موجود تھا، یہ بھی بن رہا ہے، شاید خدا کرے اچھے پڑوسی ہوں۔ ہم بڑی دیر تک وہاں رہے۔ ابا نے جب سب کو راضی برضا دیکھا تو واپسی پر اسٹیٹ ایجنسی والے سے بات طے کر کے آ گئے۔ کچھ ہی دن بعد ہم لوگ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ امی نے اور بہنوں نے مل کر گھر کی صفائی کی اور ہفتے بھر میں ہم لوگوں نے نیا گھر سیٹ کر لیا۔ جس دن ساری سیٹنگ مکمل ہو گئی، گھر دمکنے لگا۔ معمولی سے سامان کے باوجود گھر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بہنیں کچن میں بڑا دل لگا کر کام کرتی، میں ٹب میں پانی بھر بھر کے نہاتا اور امی سارا دن ہاتھ کی کینچی سے گھاس برابر کرتی۔ انہیں باغبانی کا بہت زیادہ شوق تھا۔ گھر بہت جلد نکھر گیا۔ ہم نے ابھی تک آس پاس کی آبادی کو بغور نہ دیکھا تھا، وہاں رہتے والوں کے بارے میں جاننا چاہا تھا۔ ہم سب وہاں بہت مطمئن اور خوش تھے۔ وہ پہلا واقعہ تھا جب سب سے پہلے چھوٹی بہن باتھ روم میں نہا رہی تھی کہ اس کے جسم اور منہ پر صابن لگا ہوا تھا کہ پانی چلا گیا۔ اس تیز دروازے سے امی کو آواز دی، امی دوڑتی ہوئی گئی۔ انہوں نے کہا، کہیں سے کوئی وال بند ہو گیا ہوگا، ورنہ پانی تو ہر نلکے سے آ رہا ہے۔ امی نے اسے پانی بالٹی میں بھر کر دیا۔ وہ نہا کر نکلی تو امی نے باتھ روم کے نلکوں کا جائزہ لیا۔ جو ہی نلکا کھولا، پانی بڑی تیزی سے آنے لگا۔ امی نے بہن کو ڈانٹا کہ اسے صحیح طرح سے نلکا کھولنا نہیں آیا۔ امی نے نلکا بند کیا اور باہر نکلنے لگی تو نلکا پھر گل گیا۔ امی بڑی حیران ہوئی کہ ابھی تو نلکا اچھی طرح بند کیا تھا۔ امی نے واپس جا کر نلکا بند کیا، مگر نلکا بند نہیں ہوا۔ امی سمجھی کہ نلکے کا واشر خراب ہو گیا ہے۔ انہوں نے نیچے سے وال بند کر دیا، پانی بند ہو گیا۔ وہ باہر نکلنے لگی تو شاور کھل گیا اور پانی کی بوچھار شروع ہو گئی۔ کچھ خرابی ہے اس باتھ روم کے نلکوں میں؟
अम्मी बड़बड़ाई, मुझे थोड़ा बहुत प्लम्बर का काम आता था, मैंने सारे नलके चेक किए, सब ठीक थे, सब में पानी आ रहा था और बंद करने पर बंद हो रहे थे। हम लोगों ने मामले पर तवज्जो नहीं दी और अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। 2-4 दिन बाद बाथरूम में मुंह धो रहा था कि नलका बंद हो गया। मैंने हर नलका चेक किया, न शावर से पानी आ रहा था न टब के नलकों से। बेसिन का नलका भी बंद था। मैंने अचार बाहर निकला और दूसरे बाथरूम में मुंह धोने चला गया। मैं नलका बंद करके बाहर निकल रहा था कि नलका खुद ब खुद खुल गया और तेजी से पानी गिरने लगा। मैं बंद करने मुड़ा तो नलका बंद था। मैं बहुत हैरान हुआ कि क्या मामला है। मैंने अम्मी को बताया तो वो बोली, खुदा जाने इस घर के नलकों में क्या चक्कर है, जिन्नात होंगे। मेरी बहन बोली, ये मजाक की बात नहीं है, मुझे शक हो रहा है कि घर में कुछ है। सुबह मैं चाय बना रही थी तो मेरी बिल्ली ऐसे फूं फूं कर रही थी जैसे उसके सामने कुछ हो। मेरी दूसरी बहन बताने लगी, अच्छा ये फजूल बातें मत करो और अपने अब्बा के सामने तो कुछ भी नहीं कहना, वो तो बात का बतंगड़ बना देंगे। अम्मी ने बहन को घूर कर कहा। अगली सुबह मैं किचन में चाय लेने गया तो मैंने देखा कि बिल्ली किचन के दरवाजे के साथ खड़ी गुर्रा रही थी। उसके जिस्म का एक एक बाल खड़ा हुआ था और दुम फूली हुई थी और वो अपने सामने देख देख कर इस तरह आवाजें निकाल रही थी जैसे किसी चीज से खौफजदा हो। मैंने अच्छी तरह इधर उधर देखा मगर कुछ नजर नहीं आया। बहन किचन में खड़ी ये सब देख रही थी। मुझे देखकर बोली, देखा भैया, बिल्ली को देखा कैसे कर रही है, हालांकि आसपास कोई कुत्ता भी नहीं है जिसे देखकर ये ऐसे फूं फूं करती है, ना कोई और जानवर, मगर खुदा जाने से क्या नजर आ रहा है। बहन की इस बात में सदाकत थी। मुझे कुछ कुछ खौफ महसूस हुआ। भैया पानी भी नहीं है, वो बोली। क्या सुबह अम्मी ने तो मशीन चलाई थी और टैंकी ओवरफ्लो हो गई थी। मैंने हैरान होकर कहा, आप खुद देख लें। उसने नलका खोलकर दिखाया, वाकई पानी बंद था। फिर सारे घर के नलके चेक किए, कहीं भी पानी नहीं था। मैंने टैंकी को चेक किया, वो ऐसे खाली थी जैसे उसमें कभी पानी था ही नहीं। मैं उलझन का शिकार हो गया। जाकर मोटर चलाई तो मोटर से एक आवाज आई, धुआं निकला और मोटर बंद हो गई। लो, एक और मुसीबत आ गई, कॉलेज को देर जो हो रही है। मैंने जलाकर टैंक खोला मगर उसमें पत्थर भरे हुए थे। पहले तो आंखों को यकीन नहीं आया, फिर भागकर अम्मी को बुलाया तो उन्होंने भी तस्दीक की कि टैंक में पानी की बजाय पत्थर भरे हुए हैं। अम्मी परेशान हो गई। मैं बराबर वाले पराठ से पानी भरकर लाया। यूं सबने मुंह हाथ धोया और रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो गए। दोपहर को घर आया तो अभी तक सब यही बातें कर रहे थे। मैंने बेख्याली में हाथ धोने को नलका खोला तो पानी आ रहा था। मैं हैरान होकर चलाया, अम्मी पानी आ रहा है। हाँ, टैंकी मैंने तो सुबह पानी भरा था, अम्मी बोली, मगर वो तो खाली थी, मैंने खुद देखा था। मैंने बताया, तो मैं गलत फहमी हो गई होगी। अम्मी ने कहा, अगर मुझे गलत फहमी हुई तो टैंक में पत्थर भरे होने का क्या मतलब था। मैंने कहा और टैंक का ढक्कन उठाया। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। उसमें पानी भरा हुआ था। ये क्या मामा है। अम्मी परेशान हो गई। हमारे एक मामू थे रिश्ते के, वो नॉर्मल थे, बहुत कम बात करते थे। खाने को दे दिया तो खा लिया, नहीं तो नहीं खाया। किसी ने मुंह धुला दिया तो धो लिया, वरना हफ्तों यूं ही घूमते रहते थे। वो हमारी बड़ी मामी के पास रहते थे। बड़ी मामी सऊदी अरब जाने लगी तो उन्हें हमारे पास छोड़ गई। उन्हें आए हुए 1-2 रोज ही हुए थे कि उनके कमरे से चीखें सुनाई देने लगी। उनके कमरे से बहुत चीखने की आवाजें आने लगी। उस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। वो बाथरूम के दरवाजे में खड़े थे, जिस तरह बिल्ली किसी चीज को देखकर खौफजदा हो जाती थी उस तरह, और उसका रवा रवा खड़ा हो जाता था। इस तरह मामू के सर के बाल खड़े हुए थे और उनका रंग बिल्कुल सफेद हो रहा था और वो हाथ उठा उठा कर कह रहे थे, ये हमें अंदर नहीं आने दे रहा। मैं आगे बढ़ा। अम्मी, अब्बा और बहनें सब जमा हो गए। कौन? मामू। कौन आगे बढ़ने नहीं दे रहा। मैंने हिम्मत करके आगे बढ़कर पूछा। मुझे बाथरूम में कुछ नजर नहीं आया। ये इसके दांत बाहर हैं और सर पर सींग हैं। उन्होंने अंधेरे बाथरूम में इशारा किया। अम्मी ने इतनी देर में आयतों का विद शुरू कर दिया। पता नहीं मामू को क्या नजर आ रहा था। फिर वो अचानक नॉर्मल हो गया। वो जर्द हो बोले। 3-4 दिन सुकून से गुजरे। मैं लान में बैठा था, असर का वक्त था कि अचानक मेरे सामने एक सांप का फन लहराया। मैं खौफजदा होकर उठने लगा कि घास में से सांप निकल आया, मगर सांप से ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि सांप किसी अनदेखे हाथ में था और कोई इसे रस्सी की तरह मेरे चारों तरफ घुमा रहा था। मेरे खलक से कोई आवाज नहीं निकल रही थी और बैठे बैठे पसीने में नहा गया। इस घर में कोई जरूर बला है, कोई असीब है, कुछ भी है जरूर। हमें फौरन ये घर छोड़ देना चाहिए। मैं सोच रहा था कि अब्बा ने घर में दाखिल हुआ और मुझे दाखिल होते देखा कि मैं गुमसुम हालत में खड़ा हूं तो इधर ही चले आए। अब्बा पर जूं ही मेरी नजर पड़ी, मैं खौफ से चिल्लाया, सांप 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 कहाँ है। अब्बा समझे कि मैं घास में सांप नजर आ रहा है, मगर मैं खला में देख देख कर इशारे कर रहा था। अब्बा को वो सांप नजर नहीं आ रहा था। फिर सांप गायब हो गया। मैंने खौफजदा आवाज में कहा, अब्बा ये घर छोड़ दें, यहाँ कुछ है। खौफ से मुझे बुखार चढ़ गया। सब मेरे सरहाने जमा हो गए।
अम्मी पढ़ पढ़ कर फूंकने लगी। अब्बा यकीनी बेयकीनी के अंदाज में बड़बड़ाए, और लो खूबसूरत मकान, तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को शौक था। आज भी आपस में एक आदमी ने बताया है कि शहर में एक घर मौजूद है, मगर तुम लोग वहाँ क्यों जाने लगे? मैं अभी तक खौफजदा था, लगता था फिर मेरे सामने कोई सांप लहराने लगेगा। मैं बोला नहीं अब्बा, हम चलेंगे। अम्मी और बहनें मेरे माथे पर भीगी पट्टियां रख रही थी, उनमें से कोई भी कुछ न बोला। अम्मी तो बिल्कुल खामोश थी। बहुत जल्द हमने सामान पैक करना शुरू कर दिया। जिस दिन हम आखिरी कमरे का सामान पैक कर रहे थे, उस दिन गेट पर अम्मी को एक खातून मिली, उनके साथ उनका बेटा भी था। उस घर के सामने रुकना नहीं चाह रही थी। उन्हें ये भी खबर नहीं थी कि हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। वो अम्मी से कह रही थी, बहन सच पूछिए तो मुझे इस घर से बड़ा डर लगता है। मेरा बेटा मुझे जबरदस्ती लाया है, ये कहता है खामखा इस घर को बदनाम किया हुआ है। चलकर देखें, वो 2 माह से इसमें लोग मौजूद हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ। क्यों, इस घर के बारे में क्या मशहूर है? मैंने पूछा, बेटा इस घर में कभी कोई 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं टिका। हद तो ये कि मालक मकान भी नहीं रह सके, वो शहर में दूसरे घर में रहते हैं। बार बार लोगों को घर धोखे से किराए पर देते हैं, मगर ये घर आसीब ज़दा है। इसके साथ वाले प्लाट पर भी साया है। जो लोग ये घर बनवा रहे हैं 2-3 मजदूरों की हलाकत के बाद अधूरा छोड़ गए हैं। मेरा बेटा कहता है ये सब कहानियां हैं, मुझे ज़बरदस्ती आपसे मिलाने ले आया है, मगर मुझे तो अभी भी डर महसूस हो रहा है। आपको डर नहीं लगता क्या? अम्मी भी जवाब नहीं दे पाई थी कि छोटी बहन चीखती हुई बाहर निकली। अम्मी, सब नलकों से खून आ रहा है। अम्मी अंदर भागी, मैं भी अंदर आया। किचन के बेसन में खून भरा हुआ था, जो भी नलका खोलते पानी के बजाय खून आ रहा था। खौफ से सबका बुरा हाल था। हम लोगों ने उसी दिन इस खूबसूरत घर को खुदा हाफिज कह दिया। बाद में अम्मी ने बताया कि उनका फिर इरादा बदल गया था। उन्होंने अब्बू से कहा कि किसी बुजुर्ग से हिसार खिंचवा लेते हैं, ऐसा घर फिर नहीं मिलेगा। मगर शायद उनके इस इरादे की खबर उस घर में रहने वाली मखलूक को हो गई थी, इसलिए सबको खून नजर आया और हमने ये घर छोड़ दिया। तो नाज़रीन, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़।